और 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसस का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन हलचल होती है। खबरों के सेंसस में आज कौन सी बड़ी खबर होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसस में उस खबर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। सबसे पहले खबर अमित कौन सी होने वाली है आज? शुंजॉय के पास चलते हैं। शुंजॉय, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज कौन सी बड़ी खबर है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं? देखिए, मेन खबर जो है वो है अभी भी कई सौ इंडियन सिटीजन्स काबुल में पड़े हैं और उनको निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। C-17 प्लेन तैयार है। जब ही स्लॉट मिलेगा काबुल में, जहां मान लीजिए अभी भी यूएस फोर्सेस एयरपोर्ट चला रहे हैं, तब जाएंगे और निकाल के लाएंगे। ऐसे सुना हो इंडियन गवर्नमेंट हैज आल्सो स्पोकन विद द यूएस गवर्नमेंट, माने द इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री एंड द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से बातचीत हो गया है। तो जो इंडिया का चाहिए वो है आपके एट दिस टाइम एक पार्किंग स्लॉट। तो पार्किंग स्लॉट मिले तो C-17 एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का प्लेन है, वो चले जाएंगे और उठा के ले आएंगे, जितने रेस्क्यू करके ले आएंगे। लग रहा है 2 फ्लाइट का जरूरत होगा, क्योंकि कई सौ इंडियन अभी सिटीजन्स वहां है और इसीलिए मान लीजिए दो फ्लाइट का जरूरत होगा। C-17 तैयार है, पार्क्ड है, रेडी है जाने के लिए, खाली स्लॉट का जरूरी है। और स्लॉट जब भी मिलेगा, कल शाम से कोशिश हो रहा है स्लॉट के लिए, स्लॉट जब भी मिलेगा इंडियन एयरफोर्स प्लेन चले जाएगा। शुंजॉय, एक सवाल मेरा ये भी था आपसे कि एसोसिएशन लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि सबसे पहला जो हमारा होना चाहिए प्रिकॉशन कि भारतीयों को बाहर निकाला जाए। तालिबान दावा करता रहा है कि सब चीजें ठीक हैं, कानून व्यवस्था ठीक तरीके से चलेगी, लेकिन जिस तरह से 200 भारतीयों को जबरन रोका गया है, इस पर अब अगला टेक एमईए का क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, वो तो बात का बात है। पहले फर्स्ट जो इश्यू है, इंडियन सिटीजन जितने भी है स्पेशली काबुल में है, उनको निकालना है। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद इंडिया सोचेगा क्या रिलेशनशिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अब मेन प्रायोरिटी जो है वो है इंडियन सिटीजन्स को निकालना। उसके बाद तालिबान को रिकॉग्नाइज करेंगे, तालिबान से बात करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब इशू आ जाएगा और इसमें भी विचार होगा, उसके बाद डिसीजन होगा। लेकिन सबसे पहले काबुल में मैं जो कह रहा था, कई सौ इंडियन सिटीजन्स है, उसमें लेडीज है, उसमें बच्चे हैं, उनको पहले रेस्क्यू करना चाहिए। उसके बाद तालिबान के साथ बातचीत होगा या नहीं होगा, ये देखने पड़ेगा। मानना चाहिए ये जितने मीटिंग हुए हैं, तालिबान का ऑफिशियल्स थे, इंडियन का ऑफिशियल्स थे, ये सब मीटिंग है। इंडियन गवर्नमेंट को आप पूछे, आप तालिबान से बात कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट कहेंगे वी आर स्पीकिंग टू ऑल पार्टीज टू ब्रिंग पीस इन अफगानिस्तान। ऑल पार्टीज का माने क्या है? तालिबान तो है वन ऑफ द पार्टीज। सो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगा, इसका माने एक रिकॉग्निशन आएगा तालिबान गवर्नमेंट का क्या नहीं, ये देखने पड़ेगा। ये बाकी देश से बातचीत करके ये डिसीजन बिल्कुल बहुत बड़ी खबर तो है ही, और पूरे दिन भर इस पर नजर भी बनी रहेगी कि हमारे जो भारतीय फंसे हैं कब उनको रेस्क्यू किया जाता है। ईशान वानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। ईशान वानी, आपके पास कौन सी ऐसी खबर है जो आपको लगता है कि बहुत बड़ी हो सकती है? देखिए, 2 खबरें हैं। एक तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लीडर्स का कंटिन्यूसली टारगेट होना मिलिटेंट्स के हाथों, चाहे कल अपनी पार्टी के एक नेता जो हैं उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया। इसी तरह काफ़ी सारे बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी टारगेट लगातार किया जा रहा है और कुछ ही सालों में उनके करीबन 30 नेताओं को जो है टारगेट किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे मारे भी गए हैं। तो इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा चिंता है कि कैसे इन किलिंग्स को रोका जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि एक तरफ से एनकाउंटर
एनकाउंटर्स हो रहे हैं, एक तरफ से मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ से वो कंटिन्यूसली अब सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टारगेट कर रहे हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है सॉफ्ट टारगेट हैं, आप उनके घर चले जाते हैं, उनको पिस्टल से गोली मार के निकल जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को एक पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी कि कैसे उनको रोका जा सके। और वहीं आज श्रीनगर के बाहरी इलाके जो कि पुलवामा में पड़ता है, वहां पे एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया, उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और ऐसे ही काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशन जो है इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ कर रही है ताकि इन पॉलिटिकल किलिंग्स को रोका जा सके। ईशान, जो मिलिटेंट मारा गया, कि पहचान उसकी हुई है कि किस आतंकी संगठन से जुड़ा वो है? देखिए, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि रात का समय था और रात में ऑपरेशन लगा दिया गया था। जैसे ही फर्स्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ उसके बाद पुलिस सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और सुबह जो है उसकी लाश बरामद हुई है। हालांकि उसको अभी आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया गया है, उसके पास से AK-47 और बाकी राइफल भी मिली है। अब ये देखना होगा कि क्या पता चलता है उसके बाद कि क्या वो श्रीनगर के पास था, क्या वो अटैक करना चाहता था, क्या उसकी कुछ और भी साथी उसके साथ थे जो निकलने में फरार हो गए। लेकिन अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित राजपूत अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज कौन सी खबर सबसे ऊपर रहने वाली है आपकी नजरों से? बिल्कुल, देखिए, गुजरात में आज सबसे बड़ी जो खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सोमनाथ मंदिर के अलग अलग विकास कार्यों का, तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का आज वो लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इन कार्यों की मैं बात करूं तो एक समुद्र दर्शन पथवे जो वॉकवे बनाया गया है उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर के अंदर बरसों से एक मांग थी भक्तों की कि उस मंदिर के अंदर मां पार्वती का मंदिर भी स्थापित किया जाए, तो पार्वती मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं। जूना सोमनाथ मंदिर जिसे अहिल्या देवी होलकर ने बनाया था उसका भी नवीनीकरण किया गया है और एक प्रदर्शनी कक्ष जो बनाया गया है जिसे भारतीय संस्कृति से जोड़ा गया है और सोमनाथ का इतिहास क्या है वो भी उसके अंदर बताया गया है। तो ये बड़े जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 दशक पहले जिसका सपना सरदार पटेल ने देखा था, आज वो सपना जो है वो जमीन पर आता हुआ नजर आ रहा है। और इतनी बड़ी योजना जिस तरह से प्रधानमंत्री, चाहे अयोध्या हो या राम मंदिर की मैं बात करूं, सोमनाथ हो, हर जगह पे धार्मिक स्थलों के विकास की बात हो, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो, उन तमाम क्षेत्रों के अंदर प्रधानमंत्री हमेशा काम करते आए हैं। और यही आज जो योजना है, इस योजना को लेके पूरे देश की नजर इस पर लगी हुई है, क्योंकि सोमनाथ के आज अंदर ये जितनी भी योजनाओं का लोकार्पण होगा, ये सारी योजनाएं आने वाले दिनों के अंदर टूरिज्म के लिए बहुत महत्व की हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि सोमनाथ का मास्टर प्लान जो है, तकरीबन 222 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान जो है वो केंद्र सरकार ने बना के रखा है और भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है वो उस दिशा में, उसे डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ केसोद के अंदर एक एयरपोर्ट बनाने की बात है जिससे सोमनाथ आप सीधे हवाई मार्ग से आ सके, नजदीक का वो हवाई अड्डा बन सकता है। उसके अलावा समंदर जो है वो सोमनाथ का बड़ा विशाल समंदर है और उस विशाल समंदर के अंदर क्रूज सेवा शुरू करने की जो बात है वो प्रधानमंत्री के भी और केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के दिमाग में है। तो ये आने वाले दिनों के अंदर सोमनाथ जो है वो गुजरात की भूमि से पूरे विश्व के लिए टूरिज्म का बड़ा हब बन के सामने आएगा। जी, तो बिल्कुल सरदार पटेल का जो सपना है वो पूरा होने वाला है और 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण भी करने वाले हैं। और अब रुक करते हैं रविकांत का। रविकांत, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके हिसाब से कौन सी खबर आज आप रहेगी दिन भर? देखिए, खबरों के सेंसेक्स के मुताबिक आज सबसे बड़ी खबर यह है कि कल देर रात दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम बड़े नेताओं की एक अहम बैठक हुई है। ये बैठक लगभग 3.5 घंटे चली है और इस बैठक में यूपी चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 3 अहम बातों पर चर्चा हुई है। सबसे पहली बात यह है कि राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन 4 नामों का चयन किया गया है जिनको गवर्नर मनोनीत करेंगे।
और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बहुत लंबे समय से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं। इस बार भी लगभग आधिकारिक जानकारी मिली है कि अब से कुछ ही देर पहले जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और जानकारी ये मिल रही है कि लखनऊ पहुंचते ही मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो जाएगी। जो कांग्रेस पार्टी से नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और खास तौर पर ब्राह्मण चेहरे को प्रमोट करने के लिए योगी मंत्रिमंडल में एक जगह दी जाएगी और वो चेहरा होगा जितिन प्रसाद का, जो सबसे आगे निकल के आ रहा है। इस बैठक में निषाद पार्टी के नेता भी मौजूद थे और जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन किया, वैसे ही निषाद पार्टी के साथ भी वो यूपी का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाली है। और इस बैठक में वो कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें दी जाएंगी, इन बातों पर भी चर्चा हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में ये जानकारी निकल कर आ रही है कि यूपी में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। यानी जो विधानसभा चुनाव का कैंपेन होगा उसमें सबसे प्रमुख चेहरा बिल्कुल रविकांत, आप बड़ी खबरें बता रहे हैं क्योंकि सिलसिलेवार आपने बहुत सारी जानकारियां, अहम जानकारियां दी हैं कि दिल्ली में जो 3.5 घंटे की बैठक हुई है, 3.5 घंटे की बैठक में तो बहुत सारे फैसले लिए गए। कैबिनेट विस्तार की आप बात कर रहे हैं, कैबिनेट विस्तार संभव है और संगठन किस तरह से काम करेगा इलेक्शंस में, इस पर चर्चा हुई। तो संगठन का जो अगर कैबिनेट विस्तार की बात करें, कैबिनेट विस्तार होगा, कब तक हो सकता है, कितने लोगों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है और जातीय समीकरण कौन क्या किस तरह से साधे जा सकते हैं? देखिए, जो कैबिनेट का विस्तार है, क्योंकि यूपी में बहुत कम समय बचा है विधानसभा के चुनाव में, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि सोशल इंजीनियरिंग उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बीजेपी ने छोटे छोटे पार्टियों जिनका 4-5 जिलों में इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा उनकी पकड़ है, उन पार्टियों को अपने साथ करने का पूरा मन बना रखा है। जिस तरीके से अपना दल की जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। ओम प्रकाश राजभर लगातार नाराज थे, लेकिन जानकारी ये भी रही है कि स्वतंत्र देव सिंह ने उनसे मुलाकात की थी, उनसे भी बातचीत जारी है और उनको एक विधान परिषद की सीट ऑफर की जा सकती है। जितिन प्रसाद अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए हैं, उनको भी एकोमोडेट किया जा सकता है। उसके अलावा संजय निषाद जो हैं वो भी कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। तो इन तमाम लोगों को एकोमोडेट करने की जानकारी मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात संजय निषाद के लिए फॉर्मूला क्या होगा? संजय निषाद इससे पहले उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर चुके हैं, अभी वो कल उन्होंने खून से खत लिख करके आरक्षण की मांग भी की थी। तो संजय निषाद के लिए क्या ऑफर रह सकता है बीजेपी के पास? देखिए अनंत, उप मुख्यमंत्री की बात वो भले ही कह रहे हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि जो चीज़ भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर सकती उसका वो कमिटमेंट नहीं करेगी। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जो आरक्षण की मांग है और जो दूसरी पार्टियां जब सत्ता में थी उन्होंने अलग अलग तरीके के राजनीतिक मुकदमे कर रखे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की वो मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी एक मांग ये भी है कि विधान परिषद की जो 4 सीटें हैं उनमें से 1 सीट उनकी पार्टी के नेता को भी दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार कर रही है और इन तमाम बातों के आश्वासन के साथ हमें जो जानकारी मिल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इस फॉर्मूले से, इस प्रस्ताव से सहमत हैं, इसीलिए कल की बैठक में उनको बुलाया गया था। रवि, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो खौफ, जो डर है बीजेपी में, वो ब्राह्मण और दलित वोटों को साधने का है और ये सारी जो कवायद है शायद इसीलिए हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं अभिषेक सिन्हा का, देहरादून से जुड़े हैं। अभिषेक, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज कौन सी खबरें हैं जो लगता है कि पूरे दिन हलचल मचाएंगी? देखिए, आज की उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी खबर है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं यहाँ पे जेपी नड्डा जी। आज सुबह 10:30 बजे यहाँ पे जॉली ग्रांट पे प्रस्तावित है उनका आना। उसके बाद सारे दिन हलचल रहेगी। पूरे 2 दिन में ये मीटिंग करेंगे, 21 मीटिंग करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, छोटे से लेकर बड़े नेता तक सबके साथ अलग अलग मीटिंग की जाएगी, चाहे वो ब्लॉक स्तर का नेता हो, चाहे वो राष्ट्रीय या यहाँ का बड़ा नेता हो, उन सभी के साथ वो मीटिंग करेंगे। पूर्व सैनिकों को बुलाया गया है, कल उनके साथ मीटिंग करेंगे। संतों की लिस्ट तैयार की गई है, ऐसे 100 संतों को चिन्हित किया गया है जो जिनसे वो आशीर्वाद लेंगे। तो तमाम बड़े प्रोग्रामों के साथ यहाँ पे पूरे दिन हलचल मचना
लाजमी है। और देख सकते हैं आप, मैं भारतीय जनता पार्टी के बाहर खड़ा हूं और इस समय कार्यकर्ता जो हैं वो इस समय सब जॉली ग्रांट की तरफ रुख कर चुके हैं। वहां पर पूरी भीड़ है, कार्यकर्ताओं में जोश है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जेपी नड्डा साहब हैं उनकी पाठशाला में क्या क्या मुद्दे उठेंगे। विधानसभा सत्र है आने वाले दिनों में, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जेपी नड्डा साहब यहाँ पर आज अपने कार्यकर्ता हो, मुख्यमंत्री हो या बड़े से बड़े नेता हो, उनसे सब पे बात करेंगे। और लाजमी सी बात है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका सीधे तौर पर मानना है कि ये आम दौरा नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। यहाँ निश्चित तौर पर बीजेपी अपने कई कार्यकर्ताओं को, जैसे पहले भी पता चल चुका है, मुख्यमंत्री हटाए जा चुके हैं, 2 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और कार्यकर्ताओं का रोष है, विधायकों का जो रोष था, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी की एंट्री होती है। अब कार्यकर्ताओं से सीधी वार्ता शुरू हो गई है। लेकिन पिछले 4.5 साल की बात करें तो पिछले 4.5 साल में कार्यकर्ता हो या जनता हो, उनसे मुलाकात और बातचीत बिल्कुल नहीं होती थी। बिल्कुल, ये तो है। चलिए, जेपी नड्डा वहां पर गए हैं और अब जैसे कि तस्वीरों में देख रहे हैं, अभिषेक मौसम भी काफी सुहाना वहां पर हो गया है, तो ठीक है, छुट्टी भी एक तरह से हो ही जाएगी काम के साथ साथ। रंजीता भी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनसे ही बात कर लेते हैं। रंजीता, आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो आपको लगता है कि आज छाई रह सकती है पूरे दिन? देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष है, उन्होंने आज वर्चुअल बैठक बुलाई है। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि विपक्षी पार्टियां एक साथ इस वर्चुअल बैठक में जुड़ेंगी। यूपीए की एलाइज पार्टियां जो सरकार में है या फिर यूपीए की जब सरकार थी उस समय उनके साथ गठबंधन में रही है, वो तमाम पार्टियां आज की इस बैठक में शामिल होगी। शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन, इसके अलावा जेएमएम के जो नेता हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, ये तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जो कांग्रेस शासित राज्य है उसके मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने मॉनसून सत्र में विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश की, आपको याद होगा नाश्ते पर राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों को बुलाया था और उस विपक्षी पार्टियों की बैठक में 16 राजनीतिक पार्टियां जो है वो शामिल हुई थी, कांग्रेस को मिलाकर 16 पार्टियां थी। और ये दिखाया गया था कि मॉनसून सत्र में विपक्षी पार्टियां किस तरह से सरकार पर हमलावर है, चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, वैक्सीनेशन का मुद्दा हो या फिर कृषि कानून का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों पर मॉनसून सत्र में विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी। क्या आज जो सोनिया गांधी की बैठक है वो 2024 की तैयारी है? क्योंकि ममता बनर्जी जब दिल्ली आई थी, सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय की तैयारी शुरू करनी होगी, राजनीतिक पार्टियों को एक होना होगा, जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उस राज्य में संयुक्त उम्मीदवार देना होगा। तो क्या इस स्ट्रेटेजी पर बात होगी? सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी की इस बैठक के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हो सकता है और उस स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र होगा कि मॉनसून सत्र, जिसको कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के कारण मॉनसून सत्र पूरी तरह से फेल रहा, ये नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां एक साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर सरकार पर निशाना साधेगी कि किस वजह से सरकार की जिद ने मॉनसून सत्र को पूरी तरह से वॉश आउट कर दिया। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आज की बैठक में समसामयिक जो रंजीता, एक बात बताइए कि इससे पहले भी हमने देखा है कि विपक्षी दल काफी एकजुट होने की कोशिश करते नजर आए हैं, लेकिन उस एकजुटता का बहुत ज्यादा व्यापक असर दिखा नहीं है हमें धरातल पर। तो क्या इस बार अलग क्या है जो यहाँ पर विपक्षी एकजुट होंगे तो उसका असर भी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा और ये एकजुटता बनी रहेगी? देखिए, 2014 के चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव, दोनों ही वक्त ये कोशिश की गई थी कि विपक्षी एकजुटता दिखाई जा सके। आपको याद होगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की जीत हुई थी, उसके बाद जब शपथ लिया गया था कांग्रेस नेताओं के द्वारा, उस समय एक बड़े विपक्षी तस्वीर के तौर पर दिखाया गया था जिसमें तमाम बड़े नेता कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। लेकिन 2019 आते आते तक वो तस्वीर जो है वो खत्म होती नजर आई और सभी
सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन पार्टियों को ये लगता है कि अगर बीजेपी को सत्ता से दूर करना है, अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है, तो एकजुट होना होगा। जो पार्टी जहां मजबूत है, एक संयुक्त उम्मीदवार देना होगा, और अगर ये नहीं हो पाता तो मुश्किल होने वाली है। और इन तमाम एक्सरसाइज में कांग्रेस पार्टी इसलिए अहम हो जाती है। न सिर्फ कांग्रेस के लेवल की, पूरी विपक्ष के लिए, क्योंकि एक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की जरूरत है यहाँ पर कि आप लोग एक छत के नीचे आए, एक एजेंडा के साथ आए, कम से कम निजी स्वार्थ पार्टियों को त्यागने होंगे, तब शायद बेहतर तस्वीर बना पाए। हमारे सहयोगी साकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त पटना से। साकित, खबरों के सेंसेक्स में आपके पास क्या बड़ी खबर? देखिए, बिहार से जो बड़ी खबर है वो सियासत से जुड़ी हुई खबर है। जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से तेज प्रताप और जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बीच का विवाद जिस तरह से सामने आया है, उसे लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। कल जगदानंद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सफाई दी और उन्होंने एक बात कहा था कि तेज प्रताप कौन है वो नहीं जानते हैं। इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म हुई और उसके बाद शाम होते होते तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जगदानंद सिंह पर कार्रवाई की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान के तहत जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष जो आरजेडी के हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाया गया वो पार्टी संविधान के खिलाफ है। क्योंकि पार्टी संविधान में ये लिखा हुआ है कि जब तक आप किसी को नोटिस नहीं करते हैं कि आपने इस तरह की एक्टिविटी की है, तब तक आप उसे सीधे पद से नहीं हटा सकते। इस मुद्दे को लेकर तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह पर हमला किया था और उन पर कार्रवाई की मांग की है। और साथ ही साथ तेज प्रताप ने यह भी कहा है कि अगर पार्टी जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो वो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाएंगे। तो आप समझिए किस तरह से आरजेडी के भीतर का जो विवाद है वो अब सतह पर आया है। कल तक तेजस्वी यादव के तरफ से इस मुद्दे पर एक भी बयान नहीं आया। आज इंतजार होगा जब तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं, उनका क्या स्टैंड होता है, क्योंकि उनके लिए एक कह सकते हैं कि सामने कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। और ऐसे में तेजस्वी क्या स्टैंड लेते हैं ये देखना होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने तो साफ कह दिया है कि अब वो इस मुद्दे को लेकर अगर पार्टी में उनका हल नहीं निकाला जाता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये एक मुश्किल है आरजेडी के लिए कि कैसे इस मुद्दे को वो सॉर्ट आउट करेगा, कैसे, क्योंकि अगर अचानक से प्रदेश अध्यक्ष को हटाने का फैसला लिया जाता है तो इसका मैसेज जनता में गलत जाएगा। तो तेजस्वी इस काम को करने से बचना चाहते हैं, लेकिन तेज प्रताप का जिस तरह से इस मामले को लेकर प्रेशर है, ऐसे में अब देखना होगा कि आगे की रणनीति राजद में किस तरह से बनती है और तेजस्वी का स्टैंड इस पर क्या होता है। बिल्कुल साकेत, और कल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जब हम हैं तो सब कुछ ठीक है। खैर, देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। हमारे साथ मुंबई से राकेश त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। राकेश, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से कौन सी खबर महाराष्ट्र में सबसे ऊपर आ रही है? देखिए, हमने देखा कि कल बीजेपी ने यहाँ पर नारायण राणे की अगुवाई में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद में वो दादर पहुंचे, वहां पर बाल ठाकरे स्मारक स्थल पर उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद हमने ये देखा कि शिवसेना ने कैसे वहां पर गौमूत्र और दूध से जो है उस क्षेत्र का, उस परिसर का शुद्धिकरण किया, जिसको लेकर के एक नया विवाद निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने बीजेपी के अलग अलग कार्यकर्ताओं के खिलाफ 7 अलग अलग पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज किए, जिससे उन्होंने कोविड के जो नियम है उनका उल्लंघन किया। साफ है कि अब यहाँ पर शिवसेना बनाम बीजेपी की जो लड़ाई है वो अब ज्यादा बहुत ही दिखाई दे गई है। और ये इसे आप इस तरीके से मान सकते हैं कि अब आगामी बीएमसी का जो चुनाव का जो बिगुल है वो यहाँ पर बच चुका है। दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और आने वाले दिनों में एक दूसरे पर इस तरीके के वार प्रतिवार जो है और खुल करके दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात यह भी होगी कि अगर कांग्रेस एनसीपी जो है वो चुपचाप इसी तरीके से अगर वो तमाशा देखती गई तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा इस चुनावी खेल में वो इन्हीं पार्टियों का होगा, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि चुनाव के नतीजे आने के बाद किस तरीके से जो समीकरण है वो बदल जाते हैं। हमने महाराष्ट्र की राजनीति में देखा है कि यहाँ पर दुश्मन को दोस्त बनते हुए टाइम नहीं लगता। हमने देखा वहां की पॉलिटिक्स में। राकेश, और अब आदर्श का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। आदर्श, दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, संगठन को लेकर बैठक हुई, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश से खबरों के सेंसेक्स में आपके पास क्या खबर? देखिए, सबसे बड़ी खबर जो इस समय निकल कर आ रही है वो, अगर आपको पिछले साल का विकास दुबे एनकाउंटर याद होगा तो उस दौरान बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही थी, विपक्षी दलों की तरफ से ऐसे कई सवाल उठाए गए थे जिसमें कहा गया था कि जो विकास दुबे का एनकाउंटर था वो फर्जी था और उसको लेकर पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गई थी। इसको लेकर शुरुआती दौर में ही मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए गए थे। उस जांच में भी ये कहा गया था कि जो विकास दुबे का एनकाउंटर है उसमें किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। उसके बाद भी जब संतुष्ट नहीं हुए लोग तो उसको लेकर फिर
सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसे BS चौहान जो न्यायमूर्ति रिटायर्ड हैं उन्होंने हेड किया। और उसके बाद जो कल सदन में रिपोर्ट सौंपी गई है यूपी सरकार की तरफ से, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये बड़ी जो खबर है आदर्श इस बात को लेकर था क्योंकि लगातार ये आरोप लगे, और सिर्फ विकास दुबे केस में नहीं बल्कि कई और आरोप भी एनकाउंटर को लेकर लगे थे कि फर्जी एनकाउंटर किए गए। अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स में खबरों की वो सीरीज दिखाने का, खबरों का वो क्रम दिखाने का, जिस क्रम में खबरें आज दिन भर छाए रहेंगी। पहले दिखाते हैं आपको कि पहले क्रम क्या था खबरों के सेंसेक्स से पहले, और जब हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने खबरें बताई उसके बाद सेंसेक्स क्या निकलकर सामने आता है, क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं जो दिन भर आज चर्चा में बनी रहेंगी। तो देखिए तमाम खबरें जो हमने आपको दिखाई है, सोमनाथ मंदिर की अगर बात की जाए या तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है, ओल्ड रैंक और न्यू रैंक है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, नए रैंक में भी यही खबर सबसे प्रमुख दिख रही है। बदलाव हो गया है यहाँ पर, और सोमनाथ को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात, ये नई रैंक में सबसे बड़ी खबर। विपक्ष को लामबंदी करने की कोशिश, यानी सोनिया गांधी की जो बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, वो दूसरी, विकास दुबे एनकाउंटर तीसरी, और चौथी तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच सत्ता संघर्ष, और 5वां जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हत्याएं।